उपयोगिता विश्लेषण में नेक्स्ट जो टॉपिक है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसको हम संक्षिप्त में उपयोगिता ह्रास नियम भी कह सकते हैं। ये इसकी जो व्याख्या वो गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। सॉरी, अब देखिए, हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता क्या है। आपने ये महसूस किया होगा कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता जाता है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं क्रम से घटती जाती हैं। जैसा कि ये जो उदाहरण है, कल वाला ही उदाहरण है, इसमें आप देख रहे हैं रोटियों की संख्या जो जो बढ़ाई जा रही है, सीमांत उपयोगिता क्रम से घटती जा रही है। तो सीमांत उपयोगिता में घटने की इस प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। अगर इसकी परिभाषा हम देना चाहें तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अन्य बातों के समान रहते हुए यदि कोई उपभोक्ता अपने उपभोग में किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों की वृद्धि करता जाता है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं क्रम से घटती जाती हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि एक बिंदु के बाद क्रम से वो घटने लगती हैं। तो सीमांत उपयोगिताओं में घटने की इस प्रवृत्ति को ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जानते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि उपयोगिता ह्रास नियम का जो संबंध है वो केवल सीमांत उपयोगिता से है। सीमांत उपयोगिता में जो कमी हो रही है उससे है, कुल उपयोगिता से इसका कोई घटने का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कुल उपयोगिता तो तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि सीमांत उपयोगिता शून्य नहीं हो जाती। अब अगला जो प्रश्न है वो इसमें ये उपस्थित होता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू क्यों होता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसको हम गौसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सबसे पहले व्याख्या अर्थशास्त्री H.H. गौसेन के द्वारा की गई थी। ये नियम क्यों लागू होता है, इसके पीछे ये दो कारण हैं। नंबर 1, वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, या हम इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं। अतः जब कोई उपभोक्ता दो प्रकार की वस्तुओं का एक साथ उपभोग करता है, एक वस्तु की मात्रा को स्थिर रखकर दूसरी वस्तु की मात्रा लगातार बढ़ाता रहता है, तो एक सीमा के बाद उनके दोनों वस्तुओं के उपभोग का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है और जिस वस्तु की मात्रा बढ़ाई जा रही है उससे क्रम से घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है आवश्यकता विशेष की संतुष्टि संभव है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत हैं। एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है, किंतु आवश्यकताओं की एक दूसरी विशेषता भी है कि भले ही आवश्यकताएं अनंत हों, लेकिन किसी आवश्यकता विशेष को कुछ समय के लिए संतुष्ट किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को लागू करता है। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता जाता है
तो उसकी आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है, इसलिए उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि भी कम होती जाती है। जैसा आप इस उदाहरण में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति रोटियां खा रहा है, ये उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है। पहली इकाई से सीमांत उपयोगिता 4 इकाई मिलती है उसको, लेकिन दूसरी से 3 मिलती है। 3 क्यों मिली? क्योंकि यहाँ उसकी भूख ज़्यादा थी, आवश्यकता की तीव्रता ज़्यादा थी, लेकिन जब वो एक रोटी का उपभोग कर चुका है तो उसकी आवश्यकता कुछ हद तक संतुष्ट हो गई है। अतः दूसरी रोटी से उसे कम संतुष्टि मिलेगी, तीसरी रोटी से उसे और कम संतुष्टि मिलेगी, चौथी रोटी से उसे और कम संतुष्टि मिलेगी, 5वीं रोटी से उसकी संतुष्टि 0 हो जाएगी, और इसको हम पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। इसको अगर हम रेखा चित्र पर लेना चाहें तो इस प्रकार का ये रेखा चित्र बनेगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता वक्र नीचे घटता हुआ है। सीमांत उपयोगिता वक्र के इस घटने की प्रवृत्ति को ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषा के अनुसार आप को ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि हो सकता है कि शुरुआत में सीमांत उपयोगिताएं घटने की बजाय बढ़े, ये भी संभव है। वो तब संभव होता है जबकि उपभोक्ता की आवश्यकता की तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है और जो उपभोग की इकाई है वो उसको संतुष्टि को नहीं दबा पाती। जैसे मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता कई दिनों से भूखा है, अब उसको पहली रोटी दी, उसको 4 इकाई मिली, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था, इसलिए उसको कोई उतना आनंद नहीं आया उसमें। लेकिन दूसरी इकाई से हो सकता है उसको 4 की बजाय 5 मिल जाए, लेकिन अंततः ये सीमांत उपयोगिता जरूर गिरेगी। इसलिए हम इसको नियम का संज्ञा देते हैं। अब जैसे इसकी परिभाषा देते हुए मैंने एक लाइन का इस्तेमाल किया था, आपने ध्यान दिया होगा कि अन्य बातों के समान रहते हुए। इसका तात्पर्य ये है कि हमारा ये नियम कुछ मान्यताओं के अधीन है। हमारे अर्थशास्त्र के जितने भी नियम हैं वो किसी न किसी मान्यता पर आधारित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो मान्यता अगर पूरी हो रही है तो ही वो नियम लागू होगा, अन्यथा वो नियम लागू नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि वो मान्यताएं कौन सी। अब हम देख रहे हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी गोसेन के प्रथम नियम की मान्यताएं क्या है जिन पर ये आधारित हैं। अगर ये मान्यताएं पूरी नहीं होती हैं तो ये नियम लागू नहीं होगा। सबसे पहले वस्तु की इकाइयाँ उपयुक्त होनी चाहिए। देखिए, इसका तात्पर्य ये है कि जिस वस्तु का उपभोग किया जा रहा है उसकी सभी इकाइयाँ जो उपयुक्त होनी चाहिए। अब उपयुक्त का मतलब यहाँ ये है कि आवश्यकता की तीव्रता के अनुसार वो इकाई उपयुक्त हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है तो उसकी उपयुक्त इकाई एक रोटी हो सकती है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति प्यासा है, उसकी उपयुक्त इकाई एक औसत दर्जे का एक गिलास हो सकता है। लेकिन यदि हम एक मटके पानी को इकाई मान लेंगे तो वो ये नियम लागू नहीं होगा। इसी प्रकार अगर प्यासे व्यक्ति के मुंह में हम एक एक बूंद पानी डालेंगे और उसको एक बूंद को एक इकाई मानेंगे तो भी ये नियम लागू नहीं होगा। तो आवश्यकता की तीव्रता को देखते हुए वस्तु की इकाई उपयुक्त होनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरा जो बिंदु है
वस्तु की सभी इकाइयाँ गुण एवं मात्रा में, ये मान्यता नहीं है, इसको यहाँ मात्रा पढ़ें आप, मात्रा में समान होनी चाहिए। देखिए इसका तात्पर्य ये है कि जो हम जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं उसकी सभी इकाइयाँ प्रत्येक दृष्टि से एक जैसी हों। जैसे मान लीजिए प्यासे व्यक्ति को पहले आप गर्म पानी का गिलास पिलाते हैं, उसके बाद उसको ठंडा पानी का गिलास पिलाते हैं, उसके बाद फिर गर्म का पिला देते हैं, फिर ठंडे का तो ये नियम लागू नहीं होगा। इस नियम के लिए ये मान्यता है कि ये नियम तभी लागू होगा जबकि वस्तु की इकाइयाँ गुण एवं मात्रा में समान हो। तीसरा, उपभोग निरंतर जारी रहना चाहिए, यानी उपभोग समय में खंडित नहीं होना चाहिए, निरंतर उपभोग जारी रहना चाहिए, तो ये नियम लागू होगा। अगर जैसे हम एक भूखे व्यक्ति को एक रोटी सुबह खिलाएं, एक दोपहर में खिलाएं, एक शाम को खिलाएं, तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। चौथा, इसकी मान्यता है वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसा प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता की हम जो गणना करते हैं वो वस्तु के मूल्य के आधार पर ही करते हैं। अगर वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है, मान लीजिए पहले अधिक मूल्य था बाद में कम हो गया, या पहले कम था बाद में अधिक हो गया, तो ये नियम लागू नहीं होगा। पांचवी मान्यता है उपभोक्ता की मानसिक स्थिति तटस्थ रहनी चाहिए। तटस्थ का मतलब यह है कि उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, ये व्यक्ति के मस्तिष्क में अनुभव की जाती है। अगर व्यक्ति की मानसिक स्थिति में बदलाव आ जाता है तो हो सकता है कि ये नियम लागू नहीं हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका कोई मित्र, आपका परीक्षा का परिणाम आता है, वो आपके पास मिठाई लेकर आता है और कहता है कि मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ हूँ लेकिन तुम फेल हो गए हो, लो ये मैं मिठाई खा लो। तो तुम दोस्त की इच्छा की अवहेलना नहीं करना चाहेंगे, तो मिठाई आप ज़रूर खाएंगे, लेकिन आपको उससे क्या संतुष्टि मिली है, क्या उसका टेस्ट था, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप एकदम आपकी मानसिक स्थिति बदल गई है, क्योंकि आपको आपके फेल होने का समाचार उसने दिया है। किंतु मान लीजिए वो तुरंत ही वो दूसरे क्षण आपसे कहता है कि नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था, तुम मेरे से भी ज़्यादा अंकों से पास हुए हो। फिर जो आप मिठाई खाएंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो इस प्रकार अगर मानसिक स्थिति बदल जाती है तो ये नियम लागू नहीं होता है। छठी मान्यता है उपभोक्ता की रुचि, फैशन, इसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। सातवीं मान्यता उपभोग के स्थान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए कई वस्तुओं की उपयोगिता उपभोग के स्थान पर निर्भर करती है। अतः अगर उपभोग का स्थान आप बदल देते हैं तो ये बहुत संभव है कि उस पर ये नियम लागू नहीं हो। जैसे उदाहरण के लिए हम कंबल की उपयोगिता अगर माप रहे हैं तो अगर ठंडे प्रदेश है तो वहाँ कंबल की उपयोगिता ज़्यादा होगी, लेकिन अगर हम गर्म प्रदेश में चले जाएं तो वहाँ कंबल की कोई उपयोगिता ही नहीं होगी। तो उन दोनों की तुलना हम नहीं कर सकते, इसलिए उपभोग के स्थान में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ मान्यताएं हैं जो इस नियम के लिए आवश्यक है। अगर ये मान्यताएं हमारी पूरी नहीं होती हैं तो हमारा ये नियम लागू नहीं होगा।